नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास 12th चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेट यानी कि सारणी। सारणी हमारा एक प्रकार से मैट्रिक्स ही होता है, बट कुछ इसमें ऐसे फैक्ट हैं जो कि मैट्रिक्स से इसको थोड़ा अलग बना देता है। ठीक ना। और ये हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और एक चीज मैं पहले क्लियर कर रहा हूं कि ऐसे क्लास आपको डेली मिलते रहेंगे, डेली आपकी तैयारी चलती रहेगी। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास को अटेंड करिए, बिल्कुल हिंदी भाषा में, यूपी बोर्ड का सिलेबस है। ठीक ना। तो आइए हम लोग डिटर्मिनेट को समझते हैं। देखिए, डिटर्मिनेट को समझने के लिए ना हमें एक एग्जाम्पल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर हम इसकी डिफिनेशन को ऐसे ही समझेंगे तो शायद बहुत कम लोग हैं जो समझ पाएंगे। ठीक है, अगर एग्जाम्पल रहेगा तो बहुत ही यूनिक तरीके से हम लोग समझेंगे। तो आइए एग्जाम्पल के साथ हम समझाते हैं कि व्हाट इज द डिटर्मिनेट। ठीक है। तो आप सभी लोगों को शायद ये क्लियर हो गया होगा कि यहां पर एक होता है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0। ये कौन सा समीकरण है? ये तो क्लियर है ना, ये कौन सा समीकरण है? बहुत लोगों को नहीं पता है। ये है लीनियर इक्वेशन। ठीक ना, यानी कि एक घातीय समीकरण। ठीक ना। हम यहां पर a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0 भी कर सकते हैं। ठीक ना। अगर हम लोग इस समीकरण को ऐसे करके लिखें, a1x इज इक्वल टू माइनस b1y एंड a2x इज इक्वल टू माइनस b2y, ऐसे करके लिखेंगे तब भी तुम्हारा ये समीकरण है ना। या फिर हम इसको ऐसे कर सकते कि नहीं कर सकते, इन दोनों में भाग दे करके a1 बटा में a2 इज इक्वल टू b1 बटा में b2, हम इसमें भाग दे के ऐसे इसको लिख सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे हाँ जी बहुत बढ़िया सर जी, लिख सकते हैं। हाँ जी लिख सकते हैं। तो हम इसको इस भाग को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, a1 b2 इज इक्वल टू a2 b1, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ, इसको हम फिर इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल टू 0। ठीक ना। अरे भाई इसका हम गुणा करेंगे तो इसका गुणा ऐसे करेंगे ना, तो ये a1 b2 होगा कि नहीं होगा, फिर ये a2 और b1 होगा कि नहीं होगा, ये तो बराबर में है ना। इसके बाद हम इसको ऐसे कर सकते हैं, समीकरण बना सकते हैं इसको है। जब ये समीकरण बन जाएगा तो ये जो हमें मिला है ये चीज a1 b2 माइनस a2 b1, ये जो है ना एक व्यंजक के रूप में लिखा जाता है। किसके रूप में? व्यंजक के रूप में लिखा जाता है। तो हम इसको लिखेंगे a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक ना। ये क्या है? व्यंजक के रूप में है। अगर हम लोग इसी को डिटर्मिनेट के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से करेंगे, तो लिखेंगे a1 a2 b1 b2, इसी को हम बोलते हैं सारणिक यानी कि डिटर्मिनेट। हम आपको बोले ना डिटर्मिनेट हमारा एक प्रकार का मैट्रिक्स ही होता है, बट कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो कि अलग बना देते हैं। ठीक ना। कुछ फैक्ट क्या है? वो यही फैक्ट है। सबसे पहली बात ये है कि सारणिक जो हमारी होती ना, इसके अंदर जितने भी हमारे तत्व रहते हैं यानी कि अवयव रहते हैं, उनमें आपस में गुणा किया जाता है। क्या क्या? तो गुणा किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी सारणिक है ना, ये वर्ग अवयव होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ठीक ना। क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। यहां तक क्लियर है ना। इसी को हम बोलते हैं। अब ये कौन सी मैट्रिक्स हमारी है? ये इसमें है दो पंक्ति है और दो स्तंभ, जिसको हम बोलते हैं दो पंक्ति दो स्तंभ की मैट्रिक्स है, यानी कि सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ये कौन सी ऑर्डर की है? 2 गुणे 2 की है। ये कौन सा है? सेकंड है। ठीक ना। सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स है। क्लियर है ना। क्या ये? सेकंड ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है। क्लियर है। अब चलिए हम इसके अंदर चलते हैं। ये जो हमारी सारणिक बनी है डिटर्मिनेट, इसके अंदर चलते हैं। इसके अंदर क्या है भाई? देखिए ये तो आपको क्लियर है ना एक पॉइंट में कि ये सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब देखिएगा हम जब भी करते हैं तो इसके जो तत्व रहते हैं, अवयव जिसको बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं, उसका जो हम मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके हमारा क्या बनता है? एक टर्म बनता है, यानी कि एक पद बनता है। ये जो हमारा दिया गया है a1, ठीक ना, फिर b1
B2 A2 ये सब क्या है, ये सब क्या है, अवयव है। क्या है, अवयव या तत्व बोलते हैं, तत्व, ठीक ना, अवयव बोलते हैं या तत्व बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, अब ये जो बना है ना, अब देखिए हम जब भी करते हैं, ये कौन सा है, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, यानी कि मुख्य विकर्ण होते हैं। हमेशा हम ये मुख्य विकर्ण होते हैं, इनमें आपस में हम गुणा करते हैं, हमेशा गुणा करते हैं, यानी कि मल्टीप्लीकेशन, यानी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हम माइनस का चिन्ह लगाते हैं, हमेशा याद रखिएगा। डिटरमिनेंट में जब भी हम कोई भी सारणिक होती है उसमें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक ना, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। बहुत ही बढ़िया है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आता रहेगा ये, ठीक ना। ये तो पता है A1 है, B1 है, B2 है, A2 है, ये सब क्या है, अवयव है, यानी कि एलिमेंट है, तत्व है, ये सब है, ठीक है। अब हमारे इसमें टर्म होते हैं, यानी कि पद होता है। पद क्या होता है, जैसे ये तो हमारा हो गया, ये अवयव हो गया, लेकिन यहाँ पे जो हमारा बनेगा A1 B2, ठीक ना, और A2 B1, ये जो बनेगा ना, ये साथ में जब मल्टीप्लाई करने के बाद जो बनेगा इसको हम बोलते हैं पद। क्या बोलते हैं इसको, हम पद बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टर्म। क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत? पद क्या होता है, अवयव क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। चलिए, अगर समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया बात है। अब देखिएगा, अब जब भी हम लोग इसका मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि हमने ये देखिए मल्टीप्लाई किया है, तो A1 और B2 माइनस A2 B1 ये जो है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, सारणिक का प्रसार या विस्तार बोलते हैं, यानी कि एक्सपेंशन बोलते हैं, या फिर हम इसको बोलते हैं प्रिंसिपल, यानी कि मुख्य डायगोनल, ठीक ना। ये क्या बोलते हैं, हम इसको है मुख्य बोलते हैं। क्लियर है ना, बहुत ही जबरदस्त है। ये क्या होता है, ये मुख्य होता है, जिसको हम बोलते हैं मान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मान, यानी कि वैल्यू बोलते हैं, मुख्य डायगोनल के रूप में होता है, ठीक ना। इसको हम क्या बोलते हैं, मान बोलते हैं, या फिर प्रसार लिख दे रहा हूं मैं, प्रसार या विस्तार, ठीक ना, विस्तार, या फिर हम इसको लिख देते हैं मान, ठीक ना। क्या मान लिख देते हैं, मान लिख देते हैं, ठीक ना, क्योंकि ये भाई विस्तार हो गया इसका, ये पूरा क्लियर है, हम इसको इस प्रकार से लिखते आ रहे हैं, ठीक ना। अब ये जो हमारा है, हम आपको बोले हैं ना कि A1 और B2 जो हमारा, ये क्या है, मुख्य डायगोनल है। क्या है, ये मुख्य डायगोनल, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, ठीक ना। समझ में आ गई बात कि नहीं समझ में आई है भाई? यहां तक अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो, किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत हो रही है यहां तक, तो वो हमें बता सकते हैं, ठीक ना। यही सब क्या होता है, डिटरमिनेट होता है, यानी कि सारणिक होता है। सारणिक की सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक ना। एक दूसरे के जो मुख्य डायगोनल होता है उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक ना। ये तो साधारण सा हो गया। क्या हो गया, ये साधारण सा हो गया है। अगर मान लीजिए आप लोग, इसको मैं हटा रहा हूं, अगर मान लीजिए यही जो हमारी है, ये 3 की मैट्रिक्स होती, सारणिक होती, तो क्या होता है, अगर ये 3 × 3 होगा, अब तक हम आपको समझाए 2 × 2 की। अगर यही मान लीजिए कि ये 3 × 3 की होती, जैसे कि मान लीजिए A1 A2 और A3, B1 B2 B3, C1 C2 और C3, ये होता है, यानी कि 3 × 3 की होती है, ठीक ना। तो ये क्या होता है, हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते, इसको हम पूरी तरीके से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? तो सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी हम मैट्रिक्स सारणिक में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, अगर हम लोग पहले को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके नीचे और इसके सामने सब खत्म हो जाएगा, ठीक ना। क्या होगा, सब खत्म हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम मल्टीप्लाई किस चीज का करेंगे, मल्टीप्लाई हम करेंगे मुख्य डायगोनल इसका और इसका, ठीक ना। इन दोनों का मल्टीप्लाई हम करेंगे। अगर हम पहले से करते हैं तो इसके सामने और इसके सामने, यानी कि अगर हमने A1 से किया स्टार्ट है तो ये जो कॉलम खत्म हो जाएगा, ठीक है, नीचे का, और ये जो रो है ये खत्म हो जाएगा, तो ये जो बचेगा इसी को कहते हैं, ठीक है। तो ये A1 से करेंगे हम, तो लिखेंगे A1, ठीक है, A1 लिखे, उसके बाद हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, B2 C3 लिखेंगे, B2 C3,
अब देखिए हम आपको बोले जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, किसका, माइनस का, तो माइनस हम लगाएंगे तो क्या करेंगे B3C2, B3C2, ठीक ना। अब देखिएगा यहां तक हो गया, उसके बाद हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। जब देखिए 3 × 3 की मैट्रिक्स होती है तो याद रखिएगा पहला वाला हमारा प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है, तीसरा प्लस होता है, ठीक है ना। पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, ऐसे होता है, ठीक है। तो पहला प्लस हो गया, अब दूसरा क्या होगा, माइनस होगा। जब हम दूसरे को लेंगे, ठीक ना, जब हम दूसरे को लेंगे तो इसके नीचे का जो कॉलम है और इसके सामने का जो रो है ये खत्म हो जाएगा, यानी कि स्तंभ और पंक्ति खत्म। तो हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा। इसको हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B1, ठीक है। B1 होगा, इसको हम हटा रहे हैं, B1 होगा तो क्या होगा A2 फिर C3 होगा, क्या होगा A2C3 माइनस फिर A3C2 होगा, A3C2 होगा। क्लियर है ना। देखिए हमने इसके नीचे खत्म किया और इसके ऊपर से खत्म किया, तो A2 और इसका मल्टीप्लाई किया, फिर इसका मल्टीप्लाई किया, तो ये मिला। अब हम बात करते हैं प्लस का, ठीक है। प्लस हम करेंगे अब C का, तो C1 का करेंगे, ठीक है। जब C1 का करेंगे तो इसके नीचे और इसके सामने ये खत्म। याद रखिएगा जब हम पहली बार करेंगे तो हमेशा ऊपर से ही खत्म होगा, ठीक ना, एक ही खत्म होगा, एक ही पंक्ति। जब हम दूसरे का करेंगे तो दूसरा से खत्म होता चला जाएगा, ठीक ना। तो अब देखिए ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अब हमारे पास क्या बचेगा, A2 बचेगा, B3 बचेगा, फिर A3 बचेगा और B2 बचेगा। तो हम ऐसे लिखेंगे A2 फिर B3, ठीक ना, माइनस फिर A3B2, ठीक ना। ये एक प्रकार से बन गया हमारा डिटर्मिनेट। क्या ये डिटर्मिनेट है, ठीक ना। ये क्या है, डिटर्मिनेट, यानी कि सारणिक हमारी दी गई है। किसी को कोई प्रॉब्लम किसी भी प्रकार का, अगर किसी को भी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो वह बता सकता है, ठीक ना। उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, बहुत ही आसान है। जिस अनुसार आप लोग समझेंगे उसी अनुसार से आपको समझ में आएगा, ठीक ना। और याद रखिएगा हमेशा ये जो जिस प्रकार से हम बनाते हैं मैट्रिक्स को, जैसे A1 बना दिया, A2 बना दिया और A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, ये जब हम मैट्रिक्स बनाते हैं ना तो जो देखिए ये जो रहता है ये चीज स्तंभ, इसको हम बोलते हैं कॉलम। C1 ये C2 का है, ये C3 का कॉलम है। अब ये जो रहता है इसको बोलते हैं R1, इसको बोलते हैं R2 और इसको बोलते हैं R3। ये समझ रहे हैं क्या होता है, R से मतलब रो यानी कि पंक्ति हो जाती है, ठीक ना। C से यानी कॉलम, कॉलम से स्तंभ हो जाता है, ठीक ना। तो हम इसको ऐसे बनाते हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। समझ में बात ना, समझ में आ रही है ना। देखिए इतनी बढ़िया तरीके से, इतनी आसान भाषा में आपको और कोई समझाने वाला नहीं मिलेगा, ठीक ना, जिस हिसाब से मैं समझा रहा हूं आपको। अगर हो सकता है कहीं पर दिक्कत हो जाए तो आप हमें बताइएगा, ठीक ना। क्लियर है ना। अब देखिए जो मैट्रिक्स हमारी बनेगी, अगर मान लीजिए जो हमारा डिटर्मिनेट है वो A है, ठीक ना, A है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मॉड A। क्या लिख सकते हैं, मॉड A के बराबर में हो जाता है, ठीक ना। इसको मॉड A भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा A, डेट लिख के ऐसे A लिख सकते हैं, तब भी हमारा ये क्या रहेगा, डिटर्मिनेट रहेगा, ठीक ना। या फिर हम इसको लिख सकते हैं डेल, यानी कि डेल्टा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा यानी त्रिभुज की तरह से हम इसको बना सकते हैं, बट ये रहेगा डेल्टा ही पूरा, ठीक ना। त्रिभुज की तरह से रहेगा, डेल्टा बना सकते हैं, ठीक ना। हम इसको लिख दे रहा हूं डेल्टा, ये डेल्टा है, ठीक ना। हम डिटर्मिनेट को या तो A से, ठीक ना, डिटर्मिनेट को A से, या तो मॉड A से, या तो डेट A से यानी कि डेल्टा A से, या फिर सिर्फ डेल्टा से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको इसको, ये जो हमारा डिटर्मिनेट दिया गया है इसकी मैट्रिक्स को, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई। देखिए बहुत बढ़िया है आप सभी लोगों के लिए, ठीक है ना, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये आव्यूह का सारणी होता है, ठीक ना, वर्ग आव्यूह का, हमेशा याद रखेगा वर्ग आव्यूह का सारणी होता है ये। क्लियर है ना, बहुत बढ़िया है। जो हमारी क्षैतिज रेखा होती है, हम आपको बोले क्षैतिज, हॉरिजेंटल क्या यहाँ पर है, हॉरिजेंटल हमारा ये है, ये जो A1 दिया गया, B1 दिया गया, C1 दिया गया, ये हमारी हॉरिजेंटल है,
ठीक ना, क्षैतिज होती है, जिसको हम R1 से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमारा क्या था, वर्टिकल होता है। ये क्या होता है, वर्टिकल A1 A2 A3, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब हमारे वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर है। क्या है, ऊर्ध्वाधर है, ठीक ना। इसमें देखिए सारणिक में डिटर्मिनेंट में दो प्रकार से होते हैं। डिटर्मिनेंट हमारे दो प्रकार से होते हैं। एक हमारा डिटर्मिनेंट होता है, एक तो हमारा क्या होता है, क्रम होता है डिटर्मिनेंट का, यानी कि जिसको हम ऑर्डर में लेकर आते हैं, ठीक ना। किसमें, ऑर्डर में लेकर आते हैं। तो हम लोग जानते हैं, ठीक ना, ये क्लियर है ना। हाँ जी, बहुत बढ़िया। हम लोग जानते हैं कि जो हमारी मैट्रिक्स ऑर्डर होते हैं, ठीक है, ऑर्डर यानी कि क्रम होते हैं, वो क्या होते हैं, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या, ठीक है। और एक तो हमारा सारणी जो होता है, सारणी यानी कि डिटर्मिनेंट जो हमारा होता है, वो क्या होता है, वो होता है पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या। देखिए जब भी ऑर्डर की बात की जाएगी तो आपको पता है होता है m गुणे n, यानी कि पंक्ति गुणे स्तंभ, ठीक है। जब सारणी की बात की जाएगी तो हमेशा याद रखिएगा m इज इक्वल टू n होता है, ठीक ना। जब भी सारणी हमारी एक ही ऑर्डर में रहेगी, जैसे कि या 2 गुणे 2 में रहे, या 3 गुणे 3 में, या 4 गुणे 4 में रहे, या 5 गुणे 5 में रहे, या 10 गुणे 10 में रहे, ठीक है, तभी हम उसको हल कर सकते हैं। अब मान लीजिएगा ये दिया गया है 2 गुणे 3 में, तो ये कभी नहीं डिटर्मिनेंट हमारा हो सकता, ये डायरेक्ट हमारा ये मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक ना। हमें सारणी बनाने के लिए 2 गुणे 2 की मैट्रिक्स चाहिए, यानी कि ऑर्डर यानी कि पंक्ति और स्तंभ क्या दोनों बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, दोनों के दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक ना। जब ये दोनों के दोनों बराबर रहेंगे तभी जाके वो हमारा सारणी तैयार होगा, ठीक ना। क्या होगा, सारणी तैयार होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें जो अवयव की संख्या रहती है, जैसे कि मान लीजिए इसमें कितने अवयव हैं, वो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें कितने अवयव, 9 अवयव दिए गए हैं। कितने अवयव हैं, 9 अवयव हैं। हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2, क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, या 2 की पावर अगर 3 लिखेंगे, अगर 2 की पावर 3 लिखेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। अगर हम यहीं पे देखिए मैथमेटिक्स क्या बोलता है, अगर हम लोग 2 की पावर 3 लिखते हैं तो 8 हो जाएगा, अगर हम लोग 3 की पावर 2 लिखते हैं तो 9 हो जाएगा। 3 गुणे 3 बराबर 9। मैथमेटिक्स है भाई, अगर सीधा करके लिखेंगे, अगर उसको सोचेंगे उल्टा करके लिख दें तो बराबर में है, परिवर्तन होता है, इसमें भी परिवर्तन होता है। परिवर्तन आपके जीवन में भी होना चाहिए। ये जीवन में जब तक आप लोग परिवर्तन नहीं लेकर आएंगे तब तक आप सभी लोग कामयाब नहीं हो सकते हैं, इतना याद रखिएगा। परिवर्तन ही जीवन का मूल मंत्र है, ठीक ना। परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है। अब देखिएगा जब हम लोग अवयव की संख्या देखते हैं, अवयव की संख्या, तो हम पावर में लेके जाते हैं, ठीक ना। जैसे कि अगर हम लोग इसको भाई थोड़ा हटाता हूं मैं, ठीक ना। अगर मान लीजिए हम लोग 2 गुणे 2 की मैट्रिक्स को लेकर जाते हैं तो क्या होगा, 2 दूना 4, यानी कि इसमें जितने भी अवयव रहेंगे, एलिमेंट रहेंगे, वो कितने रहेंगे, 4 एलिमेंट रहेंगे। हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ठीक ना। अगर मान लीजिए हमें पदों की संख्या देखनी रहेगी, पद कितने हैं, यानी कि टर्म कितने हैं, तो यहां पर पदों की संख्या क्या होगी, अगर मान लीजिए ये इसमें 4 है, ठीक है, 4, अगर 4 हमारे अवयव हैं तो पद कितने होंगे, 2 ही पद होंगे। कैसे 2 पद होंगे, जैसे कि हमने आपको बताया है, अगर A1 और A2 है, ठीक ना, B1 B2 है, तो A1 B2 माइनस A2 B1, यही तो बनेगा ना, 1 पद हो गया और ये 2 पद हो गया। अगर 4 अवयव हैं तो 2 पद होगा, ठीक है। जब 2 पद होगा तो हम लिखेंगे, जब पदों की संख्या लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे हम लोग लिखेंगे पदों की संख्या बराबर क्या होता है, 2 पद होंगे। इसमें ये 2 गुणे 2 के तो मतलब 2 पद होंगे, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल। क्या लिख सकते हैं, 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल का मतलब हो जाता है 2 गुणे 1, यानी कि 2 से हम जितने भी नीचे संख्या रहेंगे सभी से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मान लीजिए फैक्टोरियल में दे दिया था 4 फैक्टोरियल, तो हम इसको क्या लिखते हैं,
4 अगर फैक्टोरियल दिया रहता है हम लिखते हैं 4 × 3 × 2 × 1, ठीक ना। 4 3 12 दूना 24 और 24 एकम 24 बराबर 24 हो जाता है, ठीक ना। कितने हो जाते हैं 24। अब अगर ऐसे निकालना रहेगा, अगर फैक्टोरियल में दिया तो आप समझ जाइएगा कि ये पद की संख्या दिया गया है, अगर डायरेक्ट नंबर दिया रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि ये अवयव की संख्या दिया गया है, ठीक ना, अवयव की। तो अब देखिए 4 फैक्टोरियल दिया गया है यानी कि पदों की संख्या 4 दिया गया है, तो टोटल कितने अवयव हो जाएंगे इसमें, 24 अवयव हो जाएंगे। कितने अवयव हो जाएंगे, एलिमेंट, 24 एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये 24 एलिमेंट दिया गया है तो आप ये समझ सकते हैं इसमें जो पदों की संख्या होगी वो क्या होगी। अब भाई अगर 4 अवयव है उसमें पदों की संख्या 2 है, ठीक है, कितनी है, 2 है। तो अब 24 अवयव है तो इसमें पदों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी, ठीक ना। समझ में आई बात ना। यही हमारा होता है डिटर्मिनेंट। एक छोटा सा इंट्रो इसका था, छोटा सा, बहुत ही छोटा सा इंट्रो था। मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा ये इंट्रो आपके लिए। इसके बाद जैसे जैसे हम डिटर्मिनेंट में बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको सारी चीज़ें आसान लगने लग जाएंगी। बस आप लोगों को करना क्या है कि वीडियो को आखिरी तक देखना है, बस इतना करना है, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अपने अगले क्लास में एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।